chapter 2 of this act. The nature of the partnership. Section 4 to 8. Section 4 is concerned to the definition of firm, definition of partnership, definition of partner, definition of firm and firm name. These four terms defined under Section 4 of the Indian Partnership Act. What is the definition of the partnership? Partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. First of all, partnership is a relation between the two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for the all. There must be a business, there must be a sharing of the profit between the such person, and such persons are agree for the sharing of the profit of the business, and business may be carried on by the all person or anyone on behalf of the all. The relations between the such two or more person known as partnership. What is the definition of partner? Person who have entered into partnership with one another are called individually partners. Persons who have entered into the partnership with one another are called individually partner and collectively firm. Collectively a firm. Individually known as partner and collectively the such person who enter into the partnership known as firm. And the name under which their business is carried on is called the firm name. By which name the business is continued or the carried on, the name of that business is known as the firm name. अध्याय 2 जो है भागीदारी की प्रकृति से रिलेटेड है और इसमें हम धारा 4 से लेके और 8 तक के प्रावधान जो है वो पढ़ेंगे। धारा 4 में परिभाषा का सेक्शन जो है वो धारा 2 है, सेक्शन 2 है, बट भागीदारी, भागीदार, फर्म और फर्म नाम इनकी परिभाषा धारा 2 में न देकर कहां दी गई है, धारा 4 में दी गई है। आपको बहुत अवेयर रहना है, कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाएगा पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, तो वहां आपको सेक्शन 2 से कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन अलग एक सेक्शन में दे रखी है, वो क्या है, सेक्शन 4 है। भागीदारी, भागीदार, फर्म और फर्म का नाम। सबसे पहले भागीदारी। भागीदारी किसे कहेंगे हम? उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है और जो उन सबके द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों का संबंध जो है। कम से कम पार्टनरशिप के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 2। क्या एक सिंगल पर्सन भी जो है पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है? नो। वो प्रोप्राइटरशिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, बट फर्म नहीं कर सकता। फर्म के लिए एटलीस्ट जो है 2 पर्सन रिक्वायर्ड है। तो ये भागीदारी जो है सबसे पहले तो 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है, एक रिलेशन है। और ऐसे व्यक्ति कौन है जिनके बीच का ये संबंध है? जिन्होंने जो है कारोबार के जो लाभ है, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या जो बेनिफिट है, उनको आपस में बांटने का जो है, शेयर करने का एग्रीमेंट कर लिया है, करार है वो कर लिया, और वो बिजनेस जो है सभी के द्वारा चलाया जा रहा है या उनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा सबकी ओर से चलाया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप या भागीदारी या साझेदारी है वो कहलाएगा इस धारा 4 के फर्स्ट पैरा के अनुसार। वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है वो व्यष्टिता है वो क्या कहलाएंगे? वो व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएंगे? भागीदार। अकेला जो है, मान लो ABCDE ने 5 व्यक्तियों ने मिलकर एक पार्टनरशिप क्या है वो की है, तो A अकेला क्या है? पार्टनर है। B अकेला क्या है? पार्टनर है। इंडिविजुअली C क्या है? पार्टनर है। इंडिविजुअली है वो D क्या है? पार्टनर है। और इंडिविजुअली E क्या है? पार्टनर है। और सामूहिक रूप से A से लेके E क्या है? फर्म है। भागीदारों को जो है कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? फर्म कहा जाएगा, और इंडिविजुअली पार्टनर कहा जाएगा। जिन व्यक्तियों ने एक दूसरे से पार्टनरशिप की है, भागीदारी की है, वो व्यष्टिता भागीदार कहलाते हैं, और सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? वो फर्म कहलाते हैं। और जिस नाम से है वो, जिन व्यक्तियों ने भागीदारी की है वो कारोबार चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उस बिजनेस का नाम क्या कहलाता है? फर्म नाम है वो कहलाता है।
Section 5. Partnership is not created by status. Partnership is not created by status. Partnership shall be or must be created by an agreement or by contract. How the partnership to be created? By the agreement or contract, not by the status. The relations of the partnership arises from the contract and not from a status. And in particular, the members of a Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying business as such, are not a partner in such business. ये कोई एग्जाम्पल है, बैरक से एक्स्ट्रा है मुझे लग रहा है, दे रखा है, फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Partnership is created by the contract only, not by the status. But the undivided Hindu family etc. continue the any business, carry away the any business, carry on the any business. So that is by status. So that business is considered etc. Hindu undivided family etc. That is created by the status, not by the contract. But what is required for the partnership? Partnership shall not be created by status. It is always created by the contract, and that is known as the contract for partnership या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. भागीदारी प्राय स्थिति से सृष्ट नहीं होती है, तो किससे सृष्ट होती है? संविदा से. किससे सृष्ट होती है? भागीदारी संविदा से सृष्ट होती है, संविदा से उद्भूत होती है. साझेदारी का जो संबंध है वो संविदा के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो है वो क्रिएट होता है, सृजित होता है, उद्भूत होता है. ये स्टेटस से है वो नहीं होता है. और विशेषकर हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत में अविभक्त कुटुंब के सदस्य के रूप में कौटुंबिक कोई कारोबार चलाते हैं, फैमिली का कोई बिजनेस चलाते हैं, या बर्मी बौद्ध पति और पत्नी जो उस हैसियत में कारोबार चलाते हैं, वो कारोबार में क्या है? भागीदार नहीं है. उनको पार्टनर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. भले ही वो हस्बैंड एंड वाइफ की कैपेसिटी में बिजनेस है वो चला रहे हैं, तो वो आपस में पार्टनर है वो नहीं कहलाएंगे. वो भाई स्टेटस उनका बिजनेस है वो क्रिएट हुआ है. और संयुक्त हिंदू परिवार में या अव्यक्त हिंदू परिवार में भी है वो उस परिवार के सदस्य यदि संयुक्त हिंदू परिवार के नाम से कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो वो भाई स्टेटस जो है उनको ऐसा है वो बिजनेस वो चला रहे हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, उसको भागीदारी हम नहीं कह सकते. भागीदारी के लिए क्या जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट आवश्यक है. ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों केस में नहीं है. सेक्शन 6, मोड ऑफ द डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. हाउ डिटरमाइन दैट देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द टू और मोर पर्सन. व्हाट फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू डिसाइड और डिटरमाइन दैट दीज पर्सन्स आर एंटर इनटू द एनी बिजनेस एज पार्टनर्स. Certain factors are required in determining whether a group of person is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm. Regard shall be had to the real relation between the parties. Real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. What is the real relationship between the such persons, such parties? If the real relationship between the such parties as partner, then such persons are considered individually partner and collectively firm. And if there is no real relationship of the partner, though the any money etc. invested by the one person in the business, but not entering into the contract as a partners, the concerned person by investing the any money, or the creditor of the firm etc., not automatically considered as a partner of the firm. Explanation first. The sharing of profit or of the gross return arising from the property by person holding a joint or common interest in that property does not itself make the such person's partner. Mere sharing of the profit or the gross returns arising from the property by the person holding a joint or common interest in that property, by this only the single element is exists, the sharing of profit. By that reason, the such persons are not considered a partner of the partnership firm. The receipt by a person of a share of the profits of a business
or of the payment contingent upon the earning of the profits or the varying with the profits earned by the business does not of itself make him a partner with the person carrying on the business, and the particular the receipt of the such share or payment by a lender of money to the person engaged or about to engage in any business by a servant or agent as remuneration, and by the widow or child of the deceased partner as annuity, or by a previous owner or the part owner of the business as consideration for the sale of the goodwill or share thereof, does not of itself make the receiver a partner with the person carrying on the business. If the person who invests the money etc. or gives the amount as debt to the partners or the firm is not automatically considered a partner. If a person who obtains any remuneration of the servant or agent, the concerned servant or agent is not automatically considered the partner of the firm. If the widow or child of the deceased partner receive the annuity, by that reason receiving the annuity, the such widow or the child of the deceased partner is not automatically considered a partner. What is required for that widow or the child entering into the partnership? There is reconstruction of the partnership firm, new contract has been executed between the such persons, and if the such widow or the child who obtaining the age of majority etc. after that and included as partner, then they are considered a partner. Otherwise, by reason of the receiving these amounts etc., remuneration, annuity or the principal money or as an interest etc., such persons are not considered a partner of the पार्टनरशिप फर्म। भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण का क्या ढंग होगा, किस बात को तवज्जो दिया जाएगा, किस बात को महत्व दिया जाएगा? सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाएगा पक्षकारों के बीच का वास्तविक संबंध कैसा है, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके साथ अन्य तथ्यों को भी देखा जाएगा, बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए वो एग्री हो और वो बिजनेस किसी एक के द्वारा या एक से अधिक या सभी के द्वारा चलाया गया, जो सेक्शन 4 के पैरा फर्स्ट में आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, उसके सभी इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होते हैं और उसके साथ साथ रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एज पार्टनर है, वो पक्षकारों के बीच जो है पक्षकारों के वास्तविक संबंध है यदि अस्तित्व में, तो ये फैक्टर जो है, ये बात जो है वो कंसीडर की जाएगी किसी व्यक्ति को पार्टनर है वो मानने के लिए, या किसी व्यक्तियों के समूह को पार्टनरशिप फर्म है वो कंसीडर करने के लिए। यह अवधारण करने में कि व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं, या कोई व्यक्ति किसी फर्म में भागीदार है या नहीं, पक्षकारों के बीच के वास्तविक संबंध को ध्यान रखा जाएगा, जो सभी सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेने से दर्शित होते हैं। सभी सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेने से जो पक्षकारों के वास्तविक संबंध है वो दर्शित हो रहे हैं। यदि पक्षकारों के वास्तविक संबंध भागीदार जैसे हैं, बिजनेस भी चला रहे हैं वो लोग, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है उनके बीच में, लाभ को बांटने के लिए वो सहमत भी हुए, वो बिजनेस सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा, वो सभी तत्व जो फॉर जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो है, और एजेंसी का जो है एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, ये सभी इंग्रेडिएंट एक साथ सेटिस्फाई होते हैं और वास्तविक संबंध उनके बीच में भागीदारों के हैं। तो ये यह जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर तय किया जाएगा कि व्यक्तियों का कोई समूह जो है वो फर्म है या नहीं, या कोई व्यक्ति फर्म में भागीदार है या नहीं। स्पष्टीकरण फर्स्ट देखेंगे आप, संपत्ति से उद्भूत लाभों और कुल प्रत्यागमों का उस संपत्ति में संयुक्त या सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंश पाना संभव ऐसे व्यक्तियों को भागीदार नहीं बना देता है। मान लो किसी भागीदार की मृत्यु हो गई और उस मृत भागीदार के अंश उस मृत भागीदार के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल रहा है, विधिक प्रतिनिधियों को मिल रहा है, तो क्या वो विधिक प्रतिनिधियों को जो अंश मिल रहा है मृत व्यक्ति का, उसके कारण वो भागीदार हो जाएंगे? नहीं, वो राइट है उनको अंश प्राप्त करने का, बट ऑटोमेटिकली वो भागीदार नहीं होंगे। भागीदार होने के लिए उनके लिए सेक्शन 30 जो पार्टनरशिप एक्ट में प्रोसीजर दे रखा है, एक नोटिस देना पड़ता है मेजर होने के बाद जो है, वो यदि नोटिस दिया है उन्होंने और उस ऑप्शन को चुना है पार्टनर रहने का या पार्टनर नहीं रहने का, तभी वो पार्टनर माने जाएंगे, अन्यथा वो ऑटोमेटिकली भले ही उनको कोई शेयर मिल रहा है उसके बावजूद पार्टनर नहीं माने जाएंगे। किसी को उस जो है संपत्ति से
जो लाभ हो रहा है उसमें से किसी को कोई अंश मिल रहा है, केवल इस एक फैक्टर के कारण वो भागीदार नहीं माने जाएंगे। यदि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो बिजनेस उनकी तरफ से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में केवल इस एक तथ्य के आधार पर लाभ में से उसको कोई अंश मिल रहा है, इसके कारण वो भागीदार नहीं माना जाएगा। सभी तथ्य एक साथ अस्तित्व में होने चाहिए, दो या अधिक व्यक्ति भी होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट भी होना चाहिए, बिजनेस भी होना चाहिए, बिजनेस में से लाभ को बांटने का के लिए वो सहमत हुए और वो बिजनेस सभी या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है। सभी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तभी जो है वो दो या अधिक व्यक्तियों का समूह पार्टनरशिप फर्म या भागीदारी फर्म माना जा सकता है। केवल लाभ में से अंश लेने के कारण व्यक्ति है वो पार्टनर नहीं हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारोबार के लाभ में से किसी अंश की या कारोबार में से लाभ उपार्जित करने पर समाश्रित या उपार्जित हुए लाभों के अनुसार घटने बढ़ने वाली किसी संदाय की प्राप्ति स्वयं उसे उस कारोबार को चलाने वाला भागीदार नहीं बना देती है, और विशेषतः ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देने वाले द्वारा जो उस कारोबार में लगे हुए या लगने वाले मींस भागीदारों को यदि किसी है वो क्रेडिटर ने किसी ऋणदाता ने पैसे उधार दिए तो इस कारण से वो भागीदार नहीं बन गया है। उधार देने से वो जो है अपनी मूलधन ले सकता है, इंटरेस्ट से उसका ब्याज ले सकता है, बट पार्टनर नहीं होगा। पार्टनर कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसे पार्टनर के रूप में शामिल करते और बिजनेस के लाभ में से लाभ जो है वो बांटने के लिए वो सहमत होते, वो सभी है वो एलिमेंट जो सेक्शन 4 की परिभाषा में कवर होते हैं वो एग्जिस्ट करते, तभी वो पार्टनर माना जाता। अदरवाइज उसने पैसे उधार दे दिए फर्म को या भागीदारों को है वो बिजनेस चलाने के लिए पैसा उधार देने वाला या ऋणदाता या लेनदार जो है उनका वो भागीदार नहीं हो जाएगा। किसी सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक के रूप में कोई राशि प्राप्त की जा रही, फर्म का कोई सर्वेंट है या फर्म का कोई एजेंट है अदर देन पार्टनर, भागीदार से भिन्न कोई व्यक्ति जो है अभिकर्ता या सेवक की हैसियत में और उसको कोई रेम्युनरेशन पारिश्रमिक मिल रहा है, तो केवल पारिश्रमिक मिलने से वो भागीदार नहीं बन जाएगा, उसकी कैपेसिटी सर्वेंट और एजेंट की ही रहेगी। किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य को वार्षिकी के रूप में या वो ईयरली कोई अमाउंट है वो मिल रहा है उनको, मृत भागीदार की विधवा होने के कारण या 18 वर्ष से कम आयु के बालक है वो होने के कारण, तो उस वार्षिकी के रूप में पैसे प्राप्त होने के कारण वो ऑटोमेटिकली भागीदार नहीं बन जाएंगे। कारोबार के किसी पूर्वतन स्वामी या भागिक स्वामी द्वारा उस कारोबार की गुडविल या अंश के विक्रय के प्रतिफल स्वरूप ऐसे अंश या संदाय को प्राप्ति पाने वाले को उस कारोबार को चलाने वाले व्यक्तियों का स्वयं भागीदार नहीं बना देता है। मान लो पार्टनरशिप फर्म कोई पहले से चल रही थी और उसकी गुडविल किसी दूसरी फर्म को बेच दी गई, तो पहले वाली जो फर्म जो है जिसकी गुडविल को दूसरी फर्म को बेच दिया गया, तो कोई पहले वो इस नाम से बिजनेस चलाता था और उसको गुडविल के बदले जो है बेचने के बदले कोई पैसे प्राप्त हो रहे हैं आदि, उसको कोई शेयर प्राप्त हो रहा है, क्या इस कारण से पहले वाली फर्म नई वाली फर्म के साथ भागीदार मान ली जाएगी या पहले वाले फर्म के भागीदार नई फर्म के साथ जिसको गुडविल का विक्रय किया गया है वो फर्म मान लिए जाएंगे या भागीदार मान लिए जाएंगे? नहीं, वो किसी दशा में भागीदार नहीं माने जाएंगे जब तक कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म नहीं हुआ है और उन पहले वाली फर्म के भागीदारों को नई फर्म के साथ भागीदार के रूप में शामिल नहीं कर दिया गया है, तब तक वो स्वयं या ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं माने जाएंगे। कुल मिला के इस सेक्शन का सार यह है कि दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह है उसको आप फर्म कब मानेंगे या फर्म के अंदर कोई व्यक्ति भागीदार है या नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, पक्षकारों के बीच वास्तविक संबंध कैसे हैं। यदि वास्तविक संबंध भागीदार के हैं, पार्टनर के हैं, तब तो वो पार्टनर माने जाएंगे, और वास्तविक संबंध भागीदार के नहीं है, भले ही वो रेम्युनरेशन प्राप्त कर रहे हैं, कोई एन्युटी प्राप्त कर रहे हैं, कोई मूलधन उन्होंने दिया उसका हर महीने ब्याज कोई उनको मिल रहा है, या अन्यथा कोई लाभ में से अंश है वो देने का जो है किसी ने प्रीमाइजेज उनको उपलब्ध करवाया और उस प्रीमाइजेज उपलब्ध करवाने के लिए उनको 1/4 1/3 आदि शेयर देने के लिए वो सहमत हो गए, तो वो ऐसी कंडीशन में वो ऑटोमेटिकली भागीदार नहीं बन गया, भले ही उसको लाभ में अंश है वो मिल रहा है। सेक्शन 7 and 8 are concerned to the definition of partnership at will and particular partnership. What is the definition of partnership at will? As per section 7, where no provision is made by the contract between the partners for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is partnership at will.
where the duration of the existence of partnership is not fixed and duration of the determination or cessation of the partnership is not fixed or determined, that partnership is considered partnership at will. इच्छाधीन भागीदारी धारा 7 में परिभाषित की गई है। मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है, डिफाइन द पार्टनरशिप एट विल। ऑब्जेक्टिव में कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप एट विल का प्रोविजन है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर में भी पूछा जा सकता है। जहां की भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्व अवधि जो है उसके लिए या उनकी भागीदारी के परिवसान के लिए कोई उपबंध जो है वो नहीं किया गया है, वह भागीदारी क्या कहलाएगी? इच्छाधीन भागीदारी कहलाएगी। कितने समय तक भागीदारी अस्तित्व में रहेगी वो समय निश्चित नहीं है उस संविदा के अंदर। कितनी अवधि पर भागीदारी समाप्त हो जाएगी, समाप्त होने का समय जो है वो यदि उस संविदा में निश्चित नहीं किया गया तो वो भागीदारी क्या कहलाएगी? वो इच्छाधीन भागीदारी कहलाएगी और वो पार्टनर्स की विल पर डिपेंड करेगी। जब चाहेंगे वो सेक्शन 43 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार जो है अदर पार्टनर्स को नोटिफिकेशन या डिक्लेरेशन जो है घोषणा करके ऐसी पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा, जितनी इच्छा, कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को जो है नोटिस या डिक्लेरेशन आदि करके पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। न तो समय अवधि निश्चित है कि इतने समय तक अस्तित्व में रहेगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और न ये कहा कि इतने साल पे समाप्त हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी, सीजेज हो जाएगी। न तो सीजेज का समय न अस्तित्व का समय, वो क्या है? वो इच्छाधीन भागीदार। जितने समय तक भागीदारों की इच्छा रहेगी तब तक वो अस्तित्व में वो रहेगी। सेक्स हो सकती है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि पार्टनरशिप डीड तैयार होती है, प्रैक्टिकली जो पार्टनरशिप डीड होती है, भागीदारी विलेख तैयार होता है, तो जब पार्टनरशिप डीड तैयार होगी तब तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ऑरली में दिक्कत आती है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आप करवाना चाहते हो तो ऑरल का रजिस्ट्रेशन कैसे हो, तो इसलिए जो है जनरली इसमें रिटर्न ही करते हैं, बट ऑरल भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। उसको साबित करना बड़ा कठिन काम होता है, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, देयर मस्ट बी अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट द पार्टनरशिप। भागीदारी को है वो सृजित करने के लिए लिखित संविदा ही हो ऐसा जरूर नहीं है, केवल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज लिया, क्या? संविदा, विच में बी ऑरल और इन राइटिंग, वो मौखिक भी हो सकती है और वो लिखित भी हो सकती है। बट जिस दिन झगड़ा होगा पार्टनर्स के बीच में, उस दिन फिर ऑरल में क्या है कि प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेक्शन 8 इज कंसर्न टू द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, दैट पार्टनरशिप इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। विशिष्ट भागीदारी जो है धारा 8 में परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषा है? कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों या उपक्रमों में, विशिष्ट प्रोद्यमों में या उपक्रमों में भागीदार यदि बनता है तो वो भागीदारी क्या कहलाएगी? विशिष्ट भागीदारी कहलाएगी। अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और पर्टिकुलर अंडरटेकिंग्स, द सच पार्टनरशिप इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विशिष्ट प्रोद्यम या विशिष्ट उपक्रम में जब भागीदार बनता है तो वो क्या कहलाती? वो विशिष्ट भागीदारी कहलाती है। सेक्शन 8 चैप्टर 3। हाँ जी, हाँ, बिजनेस से ही कंसर्न है। कंपनीज एटसेट्रा, उनसे भी कोई बैठ सकता है। रिलेशन ऑफ द पार्टनर टू वन अनदर, चैप्टर 3 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, रिलेशन ऑफ द पार्टनर टू वन अनदर, सेक्शन 9 to 70, section 9 to 70, and section 18 is very important. Partner is agent of firm. Partner is agent of firm, that is provided under section 18. ऐसा ही है ना? Partners to be agent of या shall deemed to be agent of firm. Relation of the partner to one another is partners, section 9. General duties of partners. What are the general duties or ordinary duties of the partner specified under section 9 of this act? Partner are bound to carry on business of the firm
to the greatest common advantage to be just and faithful to each other and to render true accounts and full information of the all things affecting the firm to any partner or his legal representative. Partner are bound to carry on the business of the firm with the greatest common advantage to be just and faithful to each other and to render the true accounts and full information of the all things which affecting the firm to any partner or his legal representative. अध्याय जो 3 है, भागीदारों के एक दूसरे के प्रति, एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर्स या सभी पार्टनर के विरुद्ध है, वो क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है, क्या राइट है, ये उनके अधिकार और कर्तव्य इस अध्याय 3 में पढ़ने को मिलेंगे। और धारा 9 से लेके और 17 तक, धारा 9 से लेके और 17 तक पढ़ेंगे हम इस एक्ट में। धारा 9 देखेंगे आप, भागीदार के साधारण कर्तव्य, एक भागीदार के फर्म के प्रति या अन्य भागीदारों के प्रति वो ऑर्डिनरी ड्यूटीज क्या है, जनरल ड्यूटीज क्या, साधारण क्या कर्तव्य है। भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के कारोबार को चलाने, एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण और वफादार रहने, हर भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधि को सही लेखा देने और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों को पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है। भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म का कारोबार चलाने के लिए आबद्ध है। दूसरी बात, एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण और वफादार रहने के लिए आबद्ध है। तीसरी बात, हर भागीदार और उसके विधिक प्रतिनिधि को सही हिसाब या लेखा देने के लिए। और चौथी बात, फर्म पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों की पूरी जानकारी देने के लिए अन्य भागीदारों के लिए क्या है, वो आबद्ध है, बाउंड है इस धारा 9 के अंतर्गत। 4 कर्तव्य बता रखे हैं ऑर्डिनरी ड्यूटीज के रूप में। सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए कार्य करेगा, वो सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए। दूसरी बात जो है वो फेथफुल आदि है, वो रहेगा विश्वास परायण और वफादार दूसरे भागीदारों के प्रति। तीसरी बात जो है, हर भागीदार और उसके विधिक प्रतिनिधि को सही हिसाब देने के लिए आबद्ध है। और चौथी बात, फर्म पर प्रभाव डालने वाली जो बातें हैं उनको डिस्क्लोज करने के लिए या पूरी जानकारी देने के लिए हर भागीदार अन्य भागीदारों के प्रति जो है वो क्या है, बाउंड है, आबद्ध है। सेक्शन 10, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज फ्रॉड in the conduct of business of the firm. If any loss has been caused by the fraud of any partner, concerned partner shall indemnify the other partners or firm as per section 10 of the Partnership Act 1932. कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि वो बिल्कुल फेथफुल रहेगा। यदि वो फ्रॉड करता है, कपट करता है, तो उसका फेथफुलनेस नहीं है, वो वफादार है, वो नहीं रहा, वो विश्वास परायण है, वो नहीं रहा। यदि उसने कपट किया एक भागीदार ने और उससे कोई हानि हो गई फर्म को, तो उस हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का उस भागीदार का कर्तव्य है इस धारा 10 के अंदर। हर भागीदार उस हर हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा। किसकी? फर्म का मतलब अन्य भागीदार, फर्म की या अन्य भागीदारों की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारोबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई। एक भागीदार ने कोई फ्रॉड किया, कपट किया और उसके कारण पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है, हानि हुई, तो उस हानि की क्षतिपूर्ति करने का कंसर्न पार्टनर जो है, वो भागीदार जिसने फ्रॉड किया था, उसकी ड्यूटी है, वो बाउंड है, वो उसका कर्तव्य है, उसका ऑब्लिगेशन है, इस धारा है वो 10 के अंतर्गत।